तो आज के वीडियो में बायनोमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पास्कल ट्रायंगल है, पास्कल ट्रायंगल अगर हम देखें तो दिस इज द पास्कल ट्रायंगल। और ये इस तरीके से जो है ट्रायंगल नीचे बढ़ता जाएगा। तो ये ट्रायंगल बन कैसे रहा है, ट्रायंगल की कोई भी रो हम देख लें तो ट्रायंगल की रो 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 पे एंड हो रही है, और ट्रायंगल में जो बीच में एलिमेंट्स आ रहे हैं किसी भी रो में वो ऊपर के दो एलिमेंट्स का सम है। अगर मान लीजिए हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए तो वो इन दोनों का सम हो गया, और वैसे ये वाला एलिमेंट जो है वो इन दोनों का सम हो गया। तो ऐसे ही हमें डिफरेंट रो के बीच वाले एलिमेंट्स मिल रहे हैं, रो 1 से स्टार्ट होगी और 1 पे ख़त्म होगी। अब इसका बायनोमियल से क्या लेना देना है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें जो कोई भी रो है, किसी भी रो को हम चुन लें तो वो एक्चुअली कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है किसी बायनोमियल की किसी पावर के एक्सपांशन में, है ना। बायनोमियल के पावर के एक्सपांशन में ये कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे a प्लस बी होल क्यूब का एक्सपांशन में अगर देखूँ तो मुझे मिल जाएगा a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। दिस इज a प्लस b होल क्यूब। तो अगर हम यहाँ पर कोएफिशिएंट्स देखें तो कोएफिशिएंट्स आर 1 3 3 1। तो यू कैन सी जो फोर्थ रो है इसमें जो एलिमेंट्स हैं, इसमें जो नंबर्स हैं वो एक्चुअली कोएफिशिएंट्स हैं इन द एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी होल क्यूब। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि a प्लस बी होल की पावर 4 में जो डिफरेंट कोएफिशिएंट्स आएंगे वो ये वाले रहेंगे, है ना। तो दिस वे हम a प्लस बी की कोई भी पावर जो है, कोई भी इंटीग्रल पावर, उसके कोएफिशिएंट्स के बारे में कह सकते हैं यूजिंग दिस पास्कल ट्रायंगल। अब ये जो पास्कल ट्रायंगल है इसको अगर हम बायनोमियल कोएफिशिएंट्स एनसीआर के टर्म में देखें तो ये कैसा दिखेगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। दिस इज 1, दिस इज 1c0, दिस इज 1c1, सिमिलरली 2c0, 2c1, 2c2, the next row is 3c0, 3c1, 3c2, 3c3, और ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो हमने ट्रायंगल बनाया है नंबर्स का, ये एक्चुअली यही नंबर्स हैं। इसको हमने एनसीआर के फॉर्म में लिख दिया है। तो जब हम एक्सपांशन करते हैं तो यहाँ जैसे ये 1 3 3 1 आया तो इसके एक्सपांशन को 3c0 a क्यूब, 3c1 a स्क्वायर b, 3c2 ab स्क्वायर और 3c3 b क्यूब भी लिख सकते हैं। तो हमने वो जो नंबर्स हैं उनको इस फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी देखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी जो n+1th रो है उसको लिखते हैं। दिस इज द फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। इसकी n+1th रो को देखें तो इसकी n+1th रो हो जाएगी nc0, nc1, nc2 और लास्ट में कहीं ncn आ जाएगा। ठीक है, बीच में इसके कहीं दो टर्म्स आ रही होंगी, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। दीज आर ncr-1 एंड ncr। ये दो टर्म्स जो है बीच में कहीं आ रही होंगी फॉर सम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ r। ठीक है ना। अब इसके जस्ट नीचे वाली रो ये n+1th रो थी। अगर n+2nd रो को देखें तो n+2nd रो स्टार्ट होगी n+1 c0 से, खत्म होगी n+1 c n+1 पे, और बीच में कहीं पर एक टर्म आएगी n+1 cr, n+1 cr। तो n+1 cr कहाँ आएगी, तो उसको यहाँ आना चाहिए, है ना, n+1 cr। इसके पीछे क्या लॉजिक है, जैसे यहाँ पर 2c2 आ रहा है तो यहाँ पर 3c2 आ रहा है, यहाँ 1c1 आ रहा है तो यहाँ 2c1 आ रहा है। ठीक है ना। इसमें ये जो ncr होता है इसमें इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं और इसको सफिक्स कहते हैं। जो पहले लगा हुआ है ना, c के पहले लगा हुआ है ऊपर की तरफ वो प्रीफिक्स है, c के बाद जो नीचे की तरफ लगा हुआ है वो सफिक्स हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसा मैं आपको बता रहा था n+1 cr यहाँ पर आएगा, उसके पीछे लॉजिक देख लीजिए। ये जो इसका सफिक्स है 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर सफिक्स 1 है तो यहाँ सफिक्स 1 है, यहाँ सफिक्स 3 है तो इसकी जो नेक्स्ट रो है तो वो यहाँ पर जो है सफिक्स जो भी नंबर आएगा यहाँ पर उसका सफिक्स 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसका सफिक्स r है तो यहाँ पर इसका सफिक्स r होना ज़रूरी है। अभी हमने ऊपर देखा था कि हमें जो भी नंबर्स
बीच में, रो के बीच में जो मिलते चले जा रहे हैं वो नंबर्स एक्चुअली ऊपर के दो नंबर्स का सम है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि जो नंबर्स हमें मिलते जा रहे हैं वो ऊपर के दो नंबर्स का सम है। तो अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं, लेट्स से इन दोनों का सम कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, इन दोनों का सम कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी देखें तो इन दोनों का अगर हम सम कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या प्रॉपर्टी आ गई बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की। द प्रॉपर्टी इज NCR minus 1 plus NCR, this is equal to n plus 1 CR। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो प्रॉपर्टी है इसको याद रखने का तरीका, क्योंकि जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि n की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, r की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसका एक तरीका है, देखिए प्रॉपर्टी कब लगानी पहले ये देख लें। तो प्रॉपर्टी तब लगाएंगे जब प्रीफिक्सेस सेम हो, बीच में प्लस का साइन हो, है ना। हमारे पास दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम हो जिसमें प्रीफिक्सेस सेम हो, है ना, बीच में प्लस का साइन हो और सफिक्सेस में 1 का अंतर हो, सफिक्सेस में 1 का अंतर हो। ठीक है, ये पहली चीज़ याद रखना है आपको। दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि इन दोनों का सम होगा क्या। तो आपको क्या करना है, जो प्रीफिक्सेस थे दोनों बार n थे जब हम इनको ऐड कर रहे हैं, तो इनके प्रीफिक्सेस दोनों के n है, तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए तो n + 1 बन जाएगा और इनमें से जो भी बड़ा है वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा। Just for example, if you want to add these two numbers 12C5 plus 12C6, तो ये जो सम है इनके प्रीफिक्सेस सेम होना चाहिए, बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, सफिक्सेस में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। तो जो भी प्रीफिक्स है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो 12 है तो 13 हो जाएगा। और इन दोनों में से जो सफिक्स में से जो भी बड़ा है 5 या 6 में से उसको नीचे लिख देंगे, तो 13C6 जो है इसका सम हो जाएगा। तो दिस वे वी कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, और अप्लाई करते वक्त हम बड़ी आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं, हमें n और r के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, प्रॉपर्टी पढ़ी, उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से द क्वेश्चन इज, लेट k is equal to summation r is equal to 0 to 12 11 plus RCR, ठीक है, is k divisible by ये हमें पता करना, is k divisible by 19। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो अभी हमने बाइनोमियल प्रॉपर्टी पढ़ी है उससे उसको यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। अगर हम इसको पूरा ओपन कर लें और एक एक टर्म को चेक करें कि वो 19 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर कंप्लीट ये 19 से डिविजिबल है कि 19 से डिविजिबल है तो उसकी हर टर्म 19 से डिविजिबल होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमें उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो k को सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम ओपन करते हैं समेशन को स्टार्टिंग विथ द वैल्यू ऑफ r एज 0, तो हमें मिल जाएगा 11C0, देन 12C1 फॉर वैल्यू ऑफ r एज 1, देन 13C2 एंड दिस गोज ऑन टिल दिस बिकम्स 23C12। ये जो है लास्ट टर्म हो जाएगी 23C12। नाउ यहाँ पर वो जो है हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, द प्रॉपर्टी NCR plus NCR minus 1 दिस इज इक्वल टू n plus 1 CR, ये वाली प्रॉपर्टी हम इसमें लगा रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए प्रीफिक्सेस को सेम होना चाहिए, सफिक्सेस में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। अब यहाँ क्या हो रहा है, प्रीफिक्सेस सेम नहीं है ना। अगर हम किन्हीं भी दो टर्म को यहाँ पर ले लें तो प्रीफिक्सेस सेम नहीं है, तो हम यहाँ पर थोड़ा मैनिपुलेशन करेंगे और ऐसा बहुत सारी जगह पे हमें करना पड़ता है। ये जो 11C0 है हमको पता है इसकी वैल्यू 1 है, तो इसको 12C0 भी लिख सकते हैं ताकि इसका जो प्रीफिक्स है वो 12 हो जाए और हम उसको इन्वॉल्व कर लें फॉर इन दैट फॉर्मूला। तो इसको इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएँ। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज 12C0, दिस इज 12C1, देन दिस इज 13C2 एंड दिस इज 23C12। तो यू कैन सी कि इन दोनों का जो सम है वो हो जाएगा, ये दोनों प्रीफिक्सेस सेम हो गए, इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो ये 13 हो जाएगा और इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का सम हो गया। अब ये जो हमारा सम आया इन दोनों नंबर्स का, ये इसके साथ मिलके फिर एक बार
हम उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो 13C1 प्लस 13C2 प्रीफिक्सेस सेम हो गए, सफिक्सेस में 1 का डिफरेंस हो गया, तो ये 14C2 बना लेगा। इसके बाद वाली टर्म जो 14C2 है वो इससे मिलके, इसके बाद वाली टर्म जो 14C3 इनफैक्ट, वो इससे मिलके 15C3 बना लेगा। ऐसे करते करते जो इसके जस्ट पहले वाली टर्म है विच इज 22C11, उसके जस्ट पहले जो है वो 22C10 बनेगा। तो 22C11 प्लस 22C10 हमें 23C11 दे देगा। तो 23C11 यहाँ तक की टर्म्स का सम 23C11 हो गया। अब ये इसके साथ ऐड होके 24C12 हो जाएगा। तो 24C12 जो है ये k की वैल्यू हो गई है, दिस इज इक्वल टू k। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि ये 19 से डिविजिबल है कि नहीं। उसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 24 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, और ये जो 24 फैक्टोरियल इसमें कहीं 19 आ रहा होगा, जबकि इन दोनों में कहीं 19 नहीं आ रहा है, ये 12 तक ही जा रहा है। तो क्लियर है कि ये जो नंबर है ये 19 से डिविजिबल हो जाएगा। तो द k is divisible by 19. So this was one of the example using that binomial property.